हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटे, कल हमने अपनी वीडियो में, अपनी लास्ट वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। बेटे, आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही आज का जो हमारा बहुत टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है चिन्ह परिपाटी। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा कल के टॉपिक को ही थोड़ा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक क्या है बेटा, यह अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार। ये टॉपिक हमने कल भी पढ़ लिया था। अलग अलग दर्पण के सामने वस्तुओं की स्थिति के अनुसार हमने प्रतिबिंब बनाए थे। आज उसका ही थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने इस लिस्ट के रूप में आपके सामने रखा है। देखिए, दर्पण कौन सा है हमारे पास में, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बेटे, अवतल दर्पण है। और इस अवतल दर्पण के साथ में सबसे पहले हमने वस्तु की स्थिति कहाँ देखी थी, अनंत पर। अनंत के साथ ही जो प्रतिबिंब हमारा प्राप्त हो रहा था वो कहाँ प्राप्त हो रहा था बेटे, फोकस पर प्राप्त हो रहा था। कहां प्राप्त हो रहा था, फोकस पर। और वस्तु की जो प्रकृति थी वो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था, वास्तविक वस्तु से छोटा और उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब हो रहा था प्राप्त। साथ ही जब हमने दूसरी स्थिति में देखा था, दूसरी स्थिति क्या थी हमारे पास, जब वस्तु को कहाँ रखा गया था, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाता था तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था बेटे, कल हमने देखा था प्रतिबिंब बना था फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। कैसा बना था, वास्तविक था, वस्तु से छोटा था और उल्टा था। इसके बाद जब वस्तु को हमने कहाँ रखा था बेटा, वक्रता केंद्र पर रखा था, तब प्रतिबिंब भी कहाँ प्राप्त हुआ था, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हुआ था। साथ ही प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी थी, वास्तविक था, वस्तु के समान आकार का था तथा उल्टा था। इसके बाद हमने वस्तु को और दर्पण के पास लेकर गए थे। कहाँ लेकर गए थे, वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच में। तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ था बेटे, अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में प्राप्त हुआ था। इसके बाद प्रतिबिंब कैसा प्राप्त था, उसकी प्रकृति कैसी थी, वास्तविक, वस्तु से बड़ा और उल्टा। इसके बाद वस्तु को हमने नेक्स्ट केस में कहाँ रखा था, फोकस पर, एफ पर रखा था। तब प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा था, अनंत पर। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा था बेटे, वास्तविक, वस्तु से बहुत बड़ा तथा उल्टा। इसके बाद जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में यानी पी तथा एफ के बीच में रखा गया था, तब प्रतिबिंब एकमात्र स्थिति ऐसी है जब अवतल दर्पण के सम्मुख रखी किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। कब, जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है बेटे, ध्रुव पी तथा फोकस एफ के बीच में। कैसा बनेगा, आभासी, वस्तु से बड़ा और सीधा। ठीक है बेटे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे जो इसके बाद हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था बेटा, इसके बाद हमने पढ़ा था कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, किस स्थिति में कहाँ किस आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उसमें भी हमने सबसे पहले कहाँ रखा था वस्तु को, उत्तल दर्पण के सामने भी अनंत पर रखकर देखा था। तब प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर, दर्पण के पीछे। देखिए, उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होता है, दर्पण के पीछे होता है। तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ था बेटे, फोकस पर प्राप्त हुआ था, जो कि वस्तु से बहुत छोटा था, बहुत बिंदु के साइज का बहुत ही छोटा प्रतिबिंब इस स्थिति में प्राप्त होता है। प्रतिबिंब के प्रकृति कैसी थी, आभासी तथा सीधा। इसके बाद जब हम वस्तु को उठा करके अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच यानी कहीं दर्पण के सामने बहुत पास में ले आए थे, तब उस समय जो प्रतिबिंब बन रहा था वो बन रहा था ध्रुव तथा फोकस के बीच में यानी पी तथा एफ के बीच में। और कैसा बनता था, छोटा बनता था, आभासी तथा सीधा। तो इससे हमें क्या पता लगता है बेटे, अवतल दर्पण के सामने जहां वस्तुओं को अलग अलग स्थिति में रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति और आकार भी अलग अलग ही प्राप्त होते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु को रखा जाता है तो इसकी मात्र दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति जब वस्तु को कहाँ रखा गया हो, अनंत पर रखा गया हो। दूसरी स्थिति जब वस्तु को कहाँ रखा गया हो, अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखा गया हो। ऐसे में दो प्रकार से हमारे प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल दर्पण द्वारा। दोनों ही प्रकार से प्रतिबिंब वस्तु से छोटे प्राप्त होंगे, सीधे प्राप्त होंगे और आभासी प्राप्त होंगे। ठीक है बेटा, उत्तल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे आंकिक प्रश्नों में बहुत जरूरी से काम आने वाला है बेटे, वो है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के लिए, परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण की चिन्ह परिपाटी यहाँ सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमें पास सामने एक चित्र बना हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस चित्र के अंदर हमने क्या लिया बेटे, एक उत्तल दर्पण लिया है। कौन सा दर्पण है ये, उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है और हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होता है बेटे, दर्पण के पीछे, ये रहा, जो कि धनात्मक।
और इसके बाद वक्रता केंद्र भी इसका कहाँ होगा, कहीं यहाँ इस बिंदु पर होगा। वक्रता केंद्र भी कहाँ होगा बेटे, इस बिंदु पर होगा, जिसे हम किससे निरूपित करते हैं, सी से निरूपित करते हैं। यह दर्पण का ध्रुव हो गया पी। देखिए दर्पण के सम्मुख आंकिक प्रश्नों को करते हुए जब भी हम दर्पण से संबंधित, दर्पण से परावर्तन से संबंधित जितने भी आंकिक प्रश्न करेंगे वहां पर हमें इस चिन्ह परिपाटी का बहुत मुख्य रूप से प्रयोग करने वाले हैं, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है, दर्पण के सम्मुख, दर्पण के बाईं ओर। जब हम देख रहे होते हैं तो दर्पण के सम्मुख, ये हमारा दर्पण है, दर्पण के सम्मुख कहाँ रखी जाती है बेटे वस्तु, दर्पण के सम्मुख वस्तु रखी जाती है बाईं ओर। कहाँ रखी जाएगी, बाईं ओर। ध्यान रहेगा बेटे, दर्पण के सम्मुख कहाँ रखेंगे, बाईं ओर। ये रही, यानी कि जो भी आपतित किरण आएगी वस्तु से चल करके वो बाएं से दाईं ओर को आएगी। ये रही, बाएं से दाईं ओर को आएगी। इसके बाद वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं हम, मुख्य अक्ष से ऊपर रखते हैं। तो हमें यहाँ क्या सीखना है, हमें सीखना है कि किसी भी दूरी को हम कहाँ धनात्मक लेते हैं, कहाँ ऋणात्मक लेते हैं। देखिए दर्पण के सम्मुख जितनी भी दूरियां होंगी, वो चाहे वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, या फोकस की दूरी हो, वक्रता केंद्र की दूरी हो, किसी भी दूरी को जब हम दर्पण के सम्मुख, दर्पण के ध्रुव के साथ मापेंगे, वे सभी दूरियां कैसी ली जाएंगी बेटे, ऋणात्मक ली जाएंगी। कैसी ली जाएंगी, ऋणात्मक। ये दर्पण के सम्मुख जितनी भी दूरियां हैं, चाहे वो कोई सी भी दूरी हो, सभी दूरियां कैसी ली जाएंगी, ऋणात्मक दूरियां ली जाएंगी। इसके अलावा दर्पण के पीछे की जो भी दूरियां होंगी, दर्पण के पीछे की दूरियां जो भी होंगी, दर्पण के पीछे यानी कि दर्पण से दाईं ओर की सभी दूरियों को किस प्रकार से लिया जाएगा बेटे, दर्पण के दाईं ओर की सभी दूरियों को धनात्मक लिया जाएगा। दर्पण मुख्य अक्ष के ऊपर कोई वस्तु हो या फिर प्रतिबिंब हो, वस्तु हो या प्रतिबिंब हो, वो मुख्य अक्ष के ऊपर जो कुछ भी ऊंचाई हम नापेंगे सब धनात्मक लेंगे। और मुख्य अक्ष के नीचे की जो भी लंबाइयां होंगी, जो भी ऊंचाइयां होंगी, वो सब कैसी ली जाएगी, ऋणात्मक ली जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ हमारे पास में, चलिए दूसरे दर्पण से भी एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास में अवतल दर्पण है। समझना यही है कि दर्पण के सम्मुख जो भी दूरियां होंगी सारी की सारी कैसी नापी जाएंगी बेटे, ऋणात्मक ली जाएंगी। दर्पण के पीछे की सभी दूरियां कैसी ली जाएंगी, धनात्मक ली जाएंगी। दर्पण की मुख्य अक्ष के ऊपर की जो भी ऊंचाई होगी सब कैसी लेंगे, धनात्मक लेंगे। दर्पण की मुख्य अक्ष के नीचे की जो भी ऊंचाइयां होंगी वे सब कैसी लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। वस्तु को हमेशा कहाँ रखेंगे, वस्तु को हमेशा रखेंगे दर्पण के बाईं ओर और मुख्य अक्ष से बिल्कुल मिला करके रखा जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है बेटे, दर्पण सूत्र। देखिए इस सूत्र का डेरिवेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो इस सूत्र को केवल आपको याद रखना है। देखिए दर्पण सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, दर्पण सूत्र है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, जहां u क्या है बेटे, u है दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। देखिए दर्पण के सम्मुख जो भी वस्तु रखी जाएगी या जो भी दूरियां नापी जाएंगी, मान लो ये हमारे पास में कोई अवतल दर्पण है, यहां दर्पण का ध्रुव है और ये दर्पण की मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव हो गया P। दर्पण के साथ में जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी, दर्पण के लिए जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी सब कहां से मापी जाएंगी बेटे, ध्रुव से मापी जाएंगी। ठीक है, इस ओर जितनी भी दूरियां होंगी वे सब ऋणात्मक होंगी और यहां दर्पण के पीछे की जो भी दूरियां होंगी सब कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। ठीक है बेटे, तो u क्या है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। यानी कि मान लो अगर वस्तु यहां पर रखी है तो ये जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या कहेंगे, ये यहां से यहां तक की दूरी हमारी होगी बेटे u। जब हम आंकिक प्रश्नों में इसका प्रयोग करेंगे तो इसका मान कैसा लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है और बाईं ओर वस्तु का मतलब हो गया वस्तु को रखी जाएगी यहां पर। ठीक है, इसके बाद v क्या है, v है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। अभी प्रतिबिंब जहां भी बनेगा, प्रतिबिंब अगर वास्तविक होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता है, मुख्य अक्ष पर बनता है दर्पण के सामने। और अगर प्रतिबिंब बनता है आभासी तो प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता है, दर्पण के पीछे। तो ये दूरी ली जाएगी धनात्मक और ये दूरी ली जाएगी ऋणात्मक। हमने अभी बात की थी कि दर्पण के सम्मुख जितनी भी दूरियां मापी जाती हैं वे सभी कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। दर्पण के पीछे की सभी दूरियां कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। जहां तक बात है दर्पण की फोकस दूरी को, जिसको हम निरूपित करते हैं बेटे स्मॉल f से, अवतल दर्पण के लिए, अवतल के लिए जो f का मान होता है वो होता है बेटे निगेटिव यानी कि ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण के लिए f का मान होता है धनात्मक। ये बात आप लोगों को याद रखनी है।
क्या याद रखना है बेटे कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो दर्पण के सामने होता है, बाईं ओर होता है, और बाईं ओर की सभी दूरियां हम कैसे नापते हैं बेटे, ऋणात्मक लेते हैं। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, और ये फोकस दूरी धनात्मक होगी तो दर्पण उत्तल दर्पण के लिए फोकस कहाँ होता है, दर्पण के पीछे होता है, इसलिए इसकी दूरी को कैसे लिया जाता है, फोकस दूरी को कैसे लिया जाता है, धनात्मक, और अवतल दर्पण के लिए कैसे लिया जाता है, ऋणात्मक। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चलते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है बेटे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या है, रेखीय आवर्धन बेसिकली होता क्या है बेटे, ये अनुपात है, किसका अनुपात है, ये अनुपात है प्रतिबिंब की लंबाई, किसी भी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बना है उस वस्तु की लंबाई का ये अनुपात होता है। देखिए लिखा क्या है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है, इसे स्मॉल m से निरूपित करते हैं। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई को हम किससे दिखाया, I से, तथा वस्तु की लंबाई को किससे दिखाया, O से, तो इसलिए रेखीय आवर्धन m किसके बराबर हो जाएगा, I/O के बराबर हो जाएगा। इसी के साथ रेखीय आवर्धन को बेटे, रेखीय आवर्धन को दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v तथा वस्तु की दूरी यानी कि u के ऋणात्मक अनुपात यानी इन दोनों का अनुपात वो भी ऋणात्मक के बराबर भी लिखते हैं, यानी कि m का मान क्या होगा बेटे, माइनस का v/u भी होता है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। अतः रेखीय आवर्धन बराबर m बराबर माइनस v/u या m बराबर I/O बराबर माइनस का v/u। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसके ऊपर आगे एक पर्सन हम अपनी अगली आने वाली वीडियो में जरूर देखेंगे। ठीक है बेटे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्या कोई टॉपिक है हमारे पास में, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अवतल दर्पण के उपयोग। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कई जगह किया जाता है, जैसे वैसे तो अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण होता है जो क्या करता है बेटे, समस्त प्रकाश को एक बिंदु पर फोकस कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग ऐसी ऐसी जगह पर किया जाता है जहां हमें प्रकाश को एक ही बिंदु पर लाकर फोकस करना होता है। जैसे टेबल लैंप, जब हम पढ़ते हुए जो टेबल लैंप का प्रयोग हम करते हैं, टेबल लैंप का काम क्या होता है बेटे, वो सारे प्रकाश को एक ही बिंदु पर आपतित करा देता है, परावर्तित करा देता है। इसलिए टेबल लैंप में या फिर टॉर्च में, मोटर कार में, रेलवे इंजन, स्टीमर आदि सर्च लाइट की हेडलाइट में, सोलर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग मेडिकल फील्ड में गले के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर तथा आंख के डॉक्टर भी बहुत करते हैं। देखिए तथा सैलून में जहाँ पर बाल कटाने के लिए हम जाते हैं, सैलून के अंदर भी जो दर्पण लगे हुए होते हैं वे सभी दर्पण भी क्या होते हैं, बड़ी बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण लगे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब हम सैलून पर बाल कटाने जाते हैं तो सैलून के अंदर जो मिरर में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है वो एक्चुअल में वास्तविक हमारे ऊंचाई या चौड़ाई से ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद उत्तल दर्पण के उपयोग की बात करें तो उत्तल दर्पण कैसा होता है बेटे, यह एक अपसारी दर्पण होता है और ये क्या, इसका कार्य क्या होता है, यह प्रकाश को चारों ओर फैला देता है। इसका उपयोग ऐसी जगह पर किया जाएगा जहां प्रकाश को फैलाने की आवश्यकता होती है, जैसे स्ट्रीट लाइट पर। स्ट्रीट लाइट में अक्सर आपने देखा होगा, आप लोग देखते ही होंगे कि जो सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगी होती है उन लाइट्स के पीछे क्या होता है, एक उत्तल प्रकार का दर्पण लगा होता है ताकि उस पर बल्ब से आने वाले समस्त प्रकाश को वो चारों ओर फैला दे और सड़क पर दूर तक का एक बड़े क्षेत्रफल में वह प्रकाश फैल जाए जिससे आने जाने वालों को सुविधा रहती है। ठीक है, इसके अलावा कार, बस, मोटरसाइकिल के साइड मिरर में, जो कि साइड में मिरर लगा हुआ होता है पीछे का पूरा परिदृश्य देखने के लिए, वह मिरर भी किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है बेटे, उत्तल प्रकार का दर्पण होता है। इसका कारण यह है कि उत्तल दर्पण में एक तो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, सदैव आभासी बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनते, आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, हमेशा वस्तु से छोटे बनते हैं और एक बहुत बड़ा एरिया साइड से हम पीछे का अपना देख सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा गाड़ी को पीछे से जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, अगर हम गाड़ी को यू टर्न लेते हुए या फिर सड़क पर मोड़ते हुए अपना ध्यान पीछे की ओर रखेंगे कि पीछे से कोई आ नहीं रहा तो हम आगे से हमारे साथ में दुर्घटना हो सकती है। तो इसके लिए क्या लगाया जाता है, साइड में एक मिरर लगा दिया जाता है ताकि उस मिरर की सहायता से हम पीछे का पूरा परिदृश्य देख लें, कोई आ तो नहीं रहा और आराम से अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं। तो बस बेटे आज का लेक्चर यहीं तक ही हम रखेंगे। आई होप आप सबको सब बातें समझ में आई होंगी। जो आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे प्लीज पूछ लीजिए, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कल हम इस चैप्टर के
अब तक जितना हमने पढ़ाया है उससे संबंधित जो भी आंकिक प्रश्न आपकी बोर्ड कक्षाओं में, बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, उन आंकिक प्रश्नों का हल करने का प्रयास करेंगे। कल का वीडियो यानी कि अगली आने वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आंकिक प्रश्नों से घबराने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग अगली वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ आप लोगों का पूरे फंडामेंटल्स यहाँ पर क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।